नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। आज के इस क्लास में बात 10th क्लास के अर्थशास्त्र की। 10th का अर्थशास्त्र मैं अभी पढ़ा रहा हूं आपको, और 10th क्लास के अर्थशास्त्र का अंतिम अध्याय, अध्याय 7, जिसका नाम है उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण, कंज्यूमर अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन, वो चल रहा है। आज इस अध्याय का अंतिम वीडियो, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर आधारित है, वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। देखेंगे इस पार्ट में हम, या इस भाग में, एक एक प्रश्नों को, और जिसमें से कुछ प्रश्न पहले की परीक्षाओं में आए हुए हैं और कुछ के आगे आने की संभावना है। एक एक प्रश्न को देखते चलेंगे, साथ में हम व्याख्या भी करते चलेंगे। तो पहला प्रश्न जो है इस अध्याय का, वो है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 जनवरी, ऑप्शन बी 18 फरवरी, ऑप्शन सी 15 मार्च, या ऑप्शन डी 15 दिसंबर। तो इसका सही आंसर है 15 मार्च। अब इसके बारे में व्याख्या। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ये 15 मार्च से मनाया जा रहा है। सबसे पहले विश्व के इतिहास में उपभोक्ताओं ने अमेरिका में आंदोलन किया। अमेरिका में ये आंदोलन एक बहुत नामचीन तो नहीं कहेंगे, एक व्यक्ति जिसका नाम रल्फ नाडेर था, उनके देखरेख में किया गया। ये आंदोलन इतना जोर पकड़ा कि उस वक्त के तात्कालिक राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को मजबूर होके, या यूं कहें कि उनकी भी मर्जी थी या उनकी भी सहमति से, 15 मार्च 1962 को उपभोक्ताओं के लिए 4 नियम बना दिए गए। और ये 4 नियम बना दिए गए, और इस तरह से उपभोक्ताओं के अधिकार के संरक्षण की बात पूरे विश्व में फैली और फिर आगे की ओर ये बढ़ी है। तो हर देश ने इसी से प्रेरणा लेकर अपने अपने देश में उपभोक्ता के अधिकार का कानून बनाया, और ये आगे बढ़ते गया। हमको लगता है उपभोक्ता तो आप समझ ही रहे होंगे, अगर नए हैं तो समझ लीजिए, आप कोई भी सामान मार्केट से खरीदते हैं तो आप एक उपभोक्ता हैं, उस कंपनी के या उस सामान के आप उपभोक्ता हुए। तो पहला प्रश्न ये था, खत्म हुआ। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न जो है वो भारत से संबंधित है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, या ऐसे भी पूछ सकता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। अब आगे अगर लगा देगा भारत, अब तो प्रश्न क्या बनेगा, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, या भारत ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की कब घोषणा की। तो ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1988, ऑप्शन सी 1992, या ऑप्शन डी 1986। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1986, 1986। 1962 में उपभोक्ता अधिकार दिया गया, कहां पे? अमेरिका में। उसके बाद 1966 में भारत में उपभोक्ताओं को सुरक्षित रखने के लिए, उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लाया गया। 9 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण लाया गया, और उपभोक्ता संरक्षण एक्ट, या यूं कहें कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लाया गया। उस वक्त के तात्कालिक प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। तो वही उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आज भी चला आ रहा है। आज भी इसी के तहत जो नियम कानून बने हैं उसी को लागू किए हुए है सरकार ने। बीच बीच में इसमें संशोधन भी हुआ है, यानी कि कुछ कटाई छटाई भी इस नियम कानूनों में हुई है। तो इसका सही आंसर याद रखिएगा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का सही आंसर 1986। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न जो है वो कह रहा है कि कोपरा का पूरा नाम क्या है। COPRA, कोपरा का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए कॉमन ईरा, ऑप्शन बी कोरिलेशन, ऑप्शन सी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, या ऑप्शन डी कॉपर रोड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, हिंदी में इसको बोले तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। अब 1906 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहते हैं और इसी का शॉर्ट नेम है कोपड़ा, COPRA। क्लियर हो गया। अब आते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न कह रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में एक उपभोक्ता को कौन से अधिकार दिए गए, या यूं कहें कि एक उपभोक्ता को कौन कौन से अधिकार दिए गए। तो ऑप्शन ए सुरक्षा का अधिकार, ऑप्शन बी सूचना का अधिकार, ऑप्शन सी चयन का अधिकार, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सुरक्षा का अधिकार यानी कि एक उपभोक्ता अपनी सुरक्षा कर सकता है और सुरक्षित रहने के लिए वो तमाम तरह के जो 1986 में नियम कानून बने हैं उसका सहारा ले सकता है। सूचना का अधिकार किसी भी सामान को लेने से पहले उससे संबंधित तमाम तरह की सूचनाएं वो इकट्ठा करने का अधिकारी है। अगला चयन का अधिकार। चयन का अधिकार मतलब वो चूज कर सकता है कि हम कौन सा सामान लें, किस ब्रांड का लें, किस कंपनी का लें। तो इस तरह से और भी उसको अधिकार दिए गए हैं, जैसे कानूनी कार्रवाई का अधिकार जो 1986 में दिया हुआ है। तो इस तरह से 6-7 उपभोक्ताओं को उपभोक्ता संरक्षण अधिकार अधिनियम 1986 के तहत अधिकार दिए गए हैं। तो इनमें से सभी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कितने स्तरों पर उपभोक्ता शिकायत मंच की व्यवस्था की गई है। कितने स्तरों पर, कितने स्टेज में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की व्यवस्था या उपभोक्ता शिकायत की व्यवस्था की गई है। आप कहां कहां शिकायत कर सकते हैं, कौन कौन स्तर पे। ऑप्शन ए 1 स्तरीय, ऑप्शन बी 2 स्तरीय, ऑप्शन सी 3 स्तरीय, या ऑप्शन डी 4 स्तरीय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 3 स्तरीय। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत उपभोक्ता अदालत या उपभोक्ताओं की शिकायत सुने जाने के लिए 3 तरह के 3 स्तरीय व्यवस्थाएं की गई, जिसमें से प्रथम जो था वो जिला फोरम था, यानी कि जिले के अंदर। दूसरा राज्य आयोग या वो था राज्य के अंदर, यानी कि राज्य की राजधानी में। और तीसरा था राष्ट्रीय आयोग जो कि दिल्ली पूरे देश के लिए। तो इस तरह से 3 स्तर का ये व्यवस्था किया गया, उपभोक्ता शिकायत सुनने के लिए व्यवस्था किया गया। पूरी बात अगर आपको समझनी है हर टॉपिक से, तो पूरी बात मैं इसके पीछे 2 वीडियो इस अध्याय पर बनाया हूँ। सारी बातें एक एक करके मैंने रखी हैं। अगर आप उस 2 वीडियो को देखने के बाद ये सेट मारेंगे तो हमको लगता है कि 90% आप क्वेश्चन इसका कर पाएंगे। तो 5वें नंबर क्वेश्चन के बाद हम लोग बढ़ते हैं 6ठे नंबर प्रश्न की ओर। 6ठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत 1 लाख तक के मामलों के विरुद्ध शिकायत कहां होगी। अगर सामान 1 लाख तक का है, कोई सामान आपने खरीदा उसमें खराबी निकल गई और उस सामान का कीमत 1 लाख या इससे कम है, तो आप शिकायत कहां करेंगे। आप ऑप्शन ए जिला फोरम में शिकायत करेंगे, ऑप्शन बी राज्य आयोग में शिकायत करेंगे, ऑप्शन सी राष्ट्रीय आयोग में शिकायत करेंगे, या ऑप्शन डी सभी जगह या सभी में शिकायत करेंगे। तो इसका सही आंसर है आप जाएंगे जिला फोरम में। जिला फोरम जो 1 लाख तक के मामलों के विरुद्ध बनाया गया है, यानी कि 1 लाख तक का अगर सामान का कीमत 1 लाख है, अब तो इसको बढ़ा के 2002 के बाद से 20 लाख कर दिया गया है। तो इन मामलों को देखने के लिए आपको केस करना होगा जिला फोरम में, यानी ये शिकायत जिला फोरम में होगी। इससे संबंधित विस्तृत बातें वीडियो में हो चुकी हैं, 2 वीडियो पीछे है, उसको देखिएगा। तो जिला फोरम। अब 7वें नंबर प्रश्न की बारी है। 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है कोपड़ा यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, हिंदी में बोले तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। कोपरा 1986 के तहत, यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत 10 लाख से ऊपर और 1 करोड़ तक के मामलों के विरुद्ध शिकायत कहां होगी। 10 लाख से ऊपर का आप सामान खरीदे हैं और 1 करोड़ से नीचे का सामान खरीदे हैं, और अगर सामान में खराबी निकल गई
कोई डिफॉल्ट निकल गया तो आप शिकायत कहां करेंगे? ऑप्शन ए जिला फोरम में, ऑप्शन बी राज्य आयोग में, ऑप्शन सी राष्ट्रीय आयोग में, या ऑप्शन डी सभी में। तो इसके लिए आप जाएंगे बी ऑप्शन इसका सही है, राज्य आयोग में आप इसके लिए जाएंगे। शिकायत कहां करेंगे? राज्य आयोग में करेंगे। 8वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है जिला फोरम के निर्णय के विरुद्ध राज्य आयोग में अपील कितने दिनों के अंदर करना होता है? अगर आप जिला फोरम में हार गए, आपका मामला 1 लाख तक का था और आप शिकायत कहां करने गए? सामान 1 लाख तक का खरीदा, उसमें खराबी निकल गई, तो आप कहां जाएंगे शिकायत करने? जिला उपभोक्ता अदालत या जिला फोरम में आप जाएंगे। वहां पर आप गए, केस आपने कर दिया और वहां केस आप हार गए, और हारने के बाद आपको लगा कि मेरे साथ यहां धोखाधड़ी हुआ है, कंपनी ज्यादा पैसा देके बड़ा वकील कर दी, हमारे साथ फैसला बढ़िया नहीं हुआ, तो आप आगे के अदालत, जिसको हम कहते हैं राज्य आयोग, वहां जाएंगे। तो एक किसी अदालत में, एक किसी आयोग में या राज्य आयोग में आप हार गए, तो अब जाएंगे कहां? राष्ट्रीय आयोग में जाएंगे। इसके ऊपर की अदालत वही है, उपभोक्ता वाली। तो राज्य आयोग में अपील आप कितने दिन के अंदर करेंगे? ऑप्शन ए 20 दिन के अंदर, ऑप्शन बी 30 दिन के अंदर, ऑप्शन सी 40 दिन के अंदर, या ऑप्शन डी 50 दिन के अंदर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 30 दिन के अंदर। किसी भी अदालत में जब आप हारते हैं, वो चाहे जिला फोरम हो, राज्य आयोग हो या राष्ट्रीय आयोग हो, अगर कहीं भी एक उपभोक्ता अपना केस हारता है और वहां के फैसले से संतुष्ट नहीं है, तो वो अगले वाले अदालत में 30 दिन के अंदर उसको याचिका दायर करनी होती है। 30 दिन के अंदर उसको वहां पर फिर केस करना होता है कि साहब मेरे साथ वहां जो निर्णय लिया गया मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं और मैं यहाँ अपना मामला चलवाना चाहता हूँ, यहाँ फिर फैसला सुनना चाहता हूँ। खैर, वो बातें विस्तृत हो चुकी हैं। 9th नंबर क्वेश्चन की ओर, 9वां नंबर क्वेश्चन, उपभोक्ता अदालत में सामान्यतः शिकायतों का निर्णय विपक्षी को नोटिस जारी करने के कितने दिनों के भीतर मिल जाती है? उपभोक्ता, आप एक उपभोक्ता हैं, कोई सामान आपने खरीदा है और वो खराब निकल गया, तो उपभोक्ता अदालत में सामान्यतः शिकायतों का निर्णय विपक्षी को नोटिस जारी करने के बाद ही होता है। आप कोई सामान खराब मिला, आप अदालत गए, जिले फोरम में आप गए, और जिला फोरम में वो हुआ आपके साथ यूं कि आप, मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने दिनों में निर्णय हो जाएगा। आप कोई सामान खरीदे, खराब निकल गया, तो आप अगर इन अदालतों का चक्कर लगाते हैं तो कितने दिनों के अंदर आपको राहत मिल जाएगी? ऐसा तो नहीं ना कि 10 साल तक आप केस लड़ते रहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा आपके साथ। एक लिमिट है, एक टाइम लिमिट है, उतने दिन के अंदर आपको फैसला सुना दिया जाएगा, फैसला आपको मिल जाएगा। लेकिन कब से वो जोड़ा जाएगा? विपक्षी को नोटिस जब जाएगा, यानी कोई कंपनी का माल खराब मिल गया आपको और कंपनी पर आपने केस कर दिया जिला फोरम में, अब उस कंपनी को नोटिस जाएगा, तो ये नोटिस जिस दिन गया उस दिन से दिन जोड़ा जाएगा। कितने दिन के अंदर आपको मिल जाएगा? तो ऑप्शन ए 60 दिन के अंदर, बी 70 दिन के अंदर, सी 80 दिन के अंदर, या डी 90 दिन के अंदर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 90 दिन के अंदर, अर्थात 3 महीने के अंदर आपको न्याय निर्णय मिल जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 90 दिन के अंदर आपको सामान्य केसेस में 90 दिन के अंदर आपको राहत मिल जाएगी, न्याय निर्णय आपको मिल जाएगा, निर्णय सुना दिया जाएगा। लेकिन कोई ऐसा सामान जिसमें शोध की जरूरत है, शोध मतलब जिसको लेबोरेटरी जाना है, जैसे हम उदाहरण दिए थे पिछले वीडियो में भी कि आप गंजा को आप गंजे हैं, मान लीजिए आपका बाल इतना उड़ा हुआ है और आप किसी एडवर्टाइजमेंट को देखकर उस कंपनी का सामान खरीद लाए, कोई तेल उल है खरीद लाए और ला के आप अपने बाल पर लगाए, अपने टकले पे लगाए, और आप उस पर लिखा हुआ है कि 30 दिन के अंदर बाल आपका उग जाएगा। आप 30 दिन क्या 90 दिन तक आप लगाते रहे, बाल आपका नहीं उगा, और जो बाल पीछे थोड़ा सा था वो भी आपका झड़ गया, तो आप केस करेंगे ना, खुनसाएंगे ना। जरूरी भी है खुनसाना, बाल बहुत प्रिय चीज है, वो चाहे लड़के का हो या लड़की का हो। अब आप केस करेंगे उस पर,
केस करेंगे तो उसको जिस दिन नोटिस जारी होगा उस दिन से 90 दिन के भीतर आपको उसका फैसला मिल जाएगा। यानी आप हारेंगे जीतेंगे, आपका पक्ष सही है या उसका पक्ष सही है, तो इन सब का निर्णय 90 दिन के अंदर हो जाना है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप ये प्रश्न। अब अगला प्रश्न, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को किन किन वर्ष में संशोधित किया गया? जो कोपड़ा बनाया गया 1986 में, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो 86 में भारत में आया, उसमें कब कब संशोधन हुआ है? संशोधन का मतलब काट छांट कब कब किया गया है। संशोधन का मतलब समझते हैं ना, बार बार संविधान में भी कई बार संशोधन हुए हैं, तो संशोधन वो काट छांट नियम कानून में करना। तो ये कब कब हुआ है? ऑप्शन ए 1991 में, ऑप्शन बी 1993 में, ऑप्शन सी 2002 में, या ऑप्शन डी सभी वर्षों में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी वर्षों में। यानी कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को 1991 में, 1993 में और 2002 में संशोधित किया गया, उसमें कुछ जोड़ा घटाया गया। ठीक है, तो इस तरह ये 10 प्रश्न हुए। अब अगले प्रश्न 11 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? ऑप्शन ए वैधानिक, ऑप्शन बी गैर कानूनी, ऑप्शन सी धार्मिक, या ऑप्शन डी परंपरागत। तो इनमें से सही आंसर है, सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो वैधानिक अधिकार है। वैधानिक कहने से तात्पर्य कानूनी अधिकार है। ये आपको 2005 में भारत में सूचना का अधिकार कानून लाया गया और 2005 से ये निरंतर मिल रहा है। सूचना के अधिकार के तहत ही आप किसी भी विभाग से संबंधित सूचनाओं को एकत्र कर सकते हैं बिना किसी लाग लपेट के। इसके बारे में विस्तृत व्याख्या नागरिक में हो चुकी है। नागरिक के किसी न किसी अध्याय में इसकी व्याख्या हुई है। शायद जिस अध्याय में पूरा आंदोलन आपको पढ़ना है उसी में एक सूचना का अधिकार आंदोलन भी है, वहां हमने चर्चा विस्तृत तरीके से की है। तो सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये वैधानिक अधिकार है, गैर कानूनी नहीं है, धार्मिक भी नहीं है, परंपरागत भी नहीं है। तो कानून है ये वैधानिक, यानी कि कानून, ये वैधानिक मतलब कानूनी अधिकार है। ये वैधानिक का मतलब कानूनी अधिकार। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ह्यूमन, मानवाधिकार को हम कह सकते हैं, इंग्लिश में इसका वर्ड ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स। विश्व मानवाधिकार दिवस यानी कि वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 19 नवंबर, ऑप्शन बी 10 दिसंबर, ऑप्शन सी 21 जनवरी, या ऑप्शन डी 22 फरवरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व स्तर पर मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानव के कुछ खास किस्म के अधिकार हैं, या यूं कहें कि मानव के कुछ बुनियादी अधिकार हैं, या मानव सबसे श्रेष्ठ जीव है इसलिए इसको कुछ खास किस्म के अधिकार दिए गए हैं। इसी को हम मानवाधिकार कहते हैं। और विभिन्न तरह के मानवाधिकार हैं, जैसे शोषण के विरुद्ध अधिकार है, या बाल जो श्रम किया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए, सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, सबके लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था होनी चाहिए। ये कुछ बुनियादी सुविधाएं हैं जो प्रत्येक मानव के लिए होनी चाहिए। मानवाधिकार में बेसिकली इन्हीं सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। अब आते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? अब चूंकि प्रत्येक देश में एक राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार आयोग होता है, साथ ही राज्य स्तर पर भी मानवाधिकार आयोग है। तो राज्य स्तर पर मानवाधिकार को राज्य मानवाधिकार कहते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कहा जाता है। तो मानवाधिकार आयोग जो राष्ट्रीय स्तर का है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, या डी राज्यपाल। तो इसका सही आंसर है उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, जज इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। रिटायर्ड जज ज्यादातर इनके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। तो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन? सुप्रीम कोर्ट के जज साहब।
13 नंबर के बाद 14 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 24 फरवरी, ऑप्शन बी 24 दिसंबर, ऑप्शन सी 15 मार्च या ऑप्शन डी 15 अप्रैल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 24 दिसंबर। आपको अभी हमने बताया कि देश में 1966 में 9 दिसंबर 1966 को राजीव गांधी की सरकार के द्वारा उपभोक्ता अधिनियम 1986 लाया गया और उसी दिसंबर के महीने में ही उसी वक्त डिसाइड किया गया कि प्रत्येक 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाएगा। इसी कारण हम प्रत्येक 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते आ रहे हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस ये हो गया आपका। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है वो संबंधित है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहले उपभोक्ता अधिकार की घोषणा किस देश में हुई? यानी कि उपभोक्ताओं के अधिकार को लेके नियम कानून बनाने की घोषणा सबसे पहले किस देश ने की? ऑप्शन ए फ्रांस, बी यूएसए, सी रूस या डी भारत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यूएसए। यूएसए का पूरा नाम है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, हिंदी में कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। ये विश्व की इस समय सबसे बड़ी ताकत है और इस देश ने सबसे पहले उपभोक्ता अधिकार देने की घोषणा की, यानी कि उपभोक्ताओं को कुछ अधिकार दिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न, उपभोक्ता शोषण के प्रकार हैं। किस किस प्रकार से उपभोक्ता का शोषण होता है? ऑप्शन ए तौल में गड़बड़ी करके, ऑप्शन बी अधिक मूल्य की वसूली करके, ऑप्शन सी गलत प्रचार करके और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इनमें से सभी। अब आते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की अपील को हम शिकायत भी कह सकते हैं, अपील या शिकायत सुनने का अधिकार किसे है? एक आप उपभोक्ता हैं और आपके साथ कोई गड़बड़ी हुई है, सामान आपको कोई गलत मिल गया या एक्सपायरी मिल गया, अब आप फेरने जा रहे हैं तो वो फेर नहीं रहा है, तो इसके विरुद्ध आप कहीं ना कहीं शिकायत करेंगे, तो वो उपभोक्ता अदालत है। अब कौन कौन सी उपभोक्ता अदालत में आप अपील कर सकते हैं, वही पूछ रहा है कि उपभोक्ता सुनने का अधिकार किसे है? तो ऑप्शन ए जिला फोरम को, ऑप्शन बी राज्य आयोग को, ऑप्शन सी राष्ट्रीय आयोग को या ऑप्शन डी इनमें से सभी को। तो बिल्कुल ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, सभी को। आप जिला फोरम में, राज्य आयोग में, राष्ट्रीय आयोग में जा सकते हैं। अब देखना यह होता है कि मामला किसका बनता है। 1 लाख से या 20 लाख से नीचे का है मामला, 20 लाख से 1 करोड़ के अंदर का मामला है, 1 करोड़ से ऊपर का मामला है। तो अगर आप 2 वीडियो मेरा पीछे बनाया हुआ देख लेंगे तो पूरा ये क्लियर हो जाएगा कहाँ कहाँ कौन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सभी को। अब आते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर, जो बहुत महत्वपूर्ण है। वो कह रहा है कि सोने की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए, सोना यानी गोल्ड की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए कौन से मानक का प्रयोग किया जाता है, या सोने की शुद्धता सुनिश्चित करने वाला मानक चिन्ह क्या है? कौन से चिन्ह देख के हम सोने को कहते हैं कि ये शुद्ध है, ये बढ़िया है? ऑप्शन ए हॉलमार्क, ऑप्शन बी एगमार्क, ऑप्शन सी ISI मार्क या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है हॉलमार्क। हॉलमार्क एक ऐसा चिन्ह है जो आभूषणों पे लगाया जाता है, सोना पे, चांदी पे, प्लेटिनम पे, इन चीज़ों पे लगाया जाता है, हीरा पे, इन चीज़ों पे लगाया जाता है, जो ये साबित करता है कि यह शुद्ध है। अब सोना शुद्ध रहेगा तो वो 22 कैरेट का रहेगा। तो ये प्रमाण कैसे आपको पता चलेगा कि 22 कैरेट का सोना है? तो 22 कैरेट के सोने का पहचान है कि उस पर हॉलमार्क लगा होगा। हॉलमार्क मतलब सोना खड़ा है, बढ़िया है, शुद्ध है। ठीक है, तो हॉलमार्क से सोने की शुद्धता सुनिश्चित करते हैं। अब आते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर। उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? उपभोक्ताओं ने सबसे पहले किस देश में आंदोलन किया? ये तो आपको पता चल गया कि उपभोक्ता को अधिकार
देने की जो घोषणा है वो सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। लेकिन उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई? ऑप्शन ए रूस में, ऑप्शन बी यूएसए में, ऑप्शन सी भारत में या ऑप्शन डी फ्रांस में। तो इसका भी सही आंसर है ऑप्शन बी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो उपभोक्ताओं को अधिकार देने की घोषणा और उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत, ये दोनों का दोनों सबसे पहले अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है। ठीक है, तो ये 19 प्रश्न। अब हम लोग बढ़ते हैं 20वें नंबर प्रश्न की ओर। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन में कितने रुपए शुल्क अदा करना पड़ता है? यानी कि जब आप एक उपभोक्ता के रूप में ठगे जाते हैं तो जिला फोरम, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग में जब इसकी शिकायत करने जाते हैं तो आपको कितना रुपए का शुल्क देना पड़ता है? ऑप्शन ए 50 रुपया, ऑप्शन बी 30 रुपया, ऑप्शन सी 20 रुपया या ऑप्शन डी इनमें से कोई शुल्क नहीं, यानी कि कोई शुल्क नहीं। तो सही आंसर डी है, कोई शुल्क अदा नहीं करनी पड़ती। ये परीक्षा में सवाल पहले भी आया हुआ है कि उपभोक्ता अदालत में शिकायत करने के लिए कितने रुपए का शुल्क अदा करना पड़ता है। तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं, 1 रुपए का भी शुल्क नहीं अदा करना है उपभोक्ता अदालत में शिकायत करने के लिए। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। शिकायतकर्ता उपभोक्ता द्वारा कोई शिकायत राष्ट्रीय आयोग निर्णय के बाद कहां की जा सकती है? प्रश्न कह रहा है कि कोई उपभोक्ता राज्य जिला फोरम में केस किया और वहां हार गया, परंतु निर्णय से संतुष्ट नहीं हुआ, तो कहां जाएगा? वो जाएगा राज्य आयोग में। राज्य आयोग में भी हार गया और वहां के निर्णय से संतुष्ट नहीं हुआ, तो अब कहां जाएगा? अब जाएगा वो राष्ट्रीय आयोग में। परंतु राष्ट्रीय आयोग में भी अगर वो हार जाता है और वहां के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता है, तब वो कहां जाएगा? चूंकि 3 ही स्तरीय उपभोक्ता अदालतें हैं, तो अब वो कहां जाएगा? अब यही प्रश्न आपसे पूछ रहा है, तो ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए उच्च न्यायालय में, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय में, ऑप्शन सी राज्य आयोग में या ऑप्शन डी इनमें से कहीं नहीं या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय, अर्थात सुप्रीम कोर्ट में वो जाएगा। जब आप राष्ट्रीय कोर्ट में हार जाते हैं तो अब आपके लिए एक ही रास्ता बचता है और वो है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली। तो वहाँ आप उसका दरवाज़ा खटखटाएंगे और कहेंगे कि हाँ साहब, मेरे साथ भाई तीनों न्यायालय में घूम आया जो उपभोक्ता अदालत की न्यायालय हैं और हमारे साथ न्याय सही नहीं हुआ है, तो फिर से न्याय हमारा किया जाए। तो अब सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दे देगा वही आपको मानना पड़ेगा और वही फैसला को लेके घर आ जाना पड़ेगा। ठीक है, अब आइए 22 नंबर प्रश्न की ओर। भारतीय मानक ब्यूरो कब स्थापित हुआ? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1987, ऑप्शन बी 1 जनवरी 1987, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 1992, ऑप्शन डी 1 जनवरी 1992। तो इसका सही आंसर है 1 अप्रैल 1987 को भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना की गई। अब अगला प्रश्न है ISI, हाँ ISI ये जो मानक है, मार्का है ISI का, बहुत सारा सामान में लगा रहता है ISI का मार्का वाला। यह सरकार प्रचार करती है कि ISI का जो मार्का लगा हुआ है उसी सामान को आप लें, वो ज़्यादा खरा है, ज़्यादा अच्छा है। तो ISI मानक का जो पैमाना है वो कब बना है? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1952 या ऑप्शन डी 1956। तो इसका सही आंसर है 1947 में ISI का मार्का बना है। तो इस प्रकार आपके समक्ष मैंने 23 प्रश्न रखे इस अध्याय से जुड़े हुए। हमें नहीं लगता कि 23 प्रश्न से बाहर कहीं से कोई प्रश्न पूछ सकता है या पूछा है। तो आप इन 23 प्रश्नों को कंठाग्र कर लें, याद कर लें बढ़िया से, और ऑप्शन भी मैंने दिया, इसके बारे में बताया। आज के इस वीडियो के साथ 10th क्लास का पूरी तरह से चारों सब्जेक्ट, इतिहास, भूगोल, नागरिक और अर्थशास्त्र अध्याय वाइज YouTube के इस श्रीनिवास कुमार वाले चैनल पे मैंने पढ़ा दिया है। सारा प्लेलिस्ट अलग अलग बना हुआ है, भूगोल का अलग है, इतिहास का अलग है, नागरिक का अलग है, अर्थशास्त्र का अलग है।
तो आप सिलसिलेवार अगर देखना चाहें तो ज्योग्राफी भूगोल की किताब आप निकालिए और अध्याय 1 देखिए, उसमें वीडियो देख लीजिए। पार्ट 1 पार्ट 2 करके भी बनाया हुआ है। तो बड़े सिस्टमेटिक ढंग से मैंने कोशिश किया है कि इसको मैं बच्चों के बीच पेश करूं, विद्यार्थियों के समक्ष रखूं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो लाभान्वित हो। और प्रत्येक अध्याय जब भी समाप्त हो रहा है किसी भी विषय में, उस अध्याय के लास्ट का जो वीडियो है वो उसी अध्याय के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आधारित है। जैसा कि आज मैंने ये अध्याय समाप्ति 7वां एक्सरसाइज अर्थशास्त्र का समाप्त किया, और आज आपके समक्ष मैंने उस अध्याय से संबंधित ये 23 प्रश्न ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पीय मैंने रखा। तो अब इसके बाद बहुत लोग कह रहे हैं कि सर इसके बाद क्या पढ़ाएंगे आप। देखिए, इसके बाद अभी कुछ दिनों तक 10th क्लास से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डाला जाएगा। चूँकि मैं देख रहा हूँ इतिहास से प्रश्न कुछ कम डले हैं, ये अध्याय वाइज ही डले हैं। तो कुछ जो वीडियो हैं मैं ऐसा डालूंगा जिसमें 80 नंबर का सवाल होगा, यानी कि वो पूरा का पूरा एक सवाल ही होगा जिसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक अर्थशास्त्र सबका होगा। तो कोशिश करूंगा मैं कि एक सीरीज को 2 पार्ट में डालूं, 40 क्वेश्चन ऐसे करके, जहां तक संभव हो पाएगा। अभी मैं उसके बारे में सोचा नहीं हूं, लेकिन हाँ, वीडियो अभी डलेगा। 10th क्लास से संबंधित अभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर आधारित वीडियो डलेगा, और कुछ अभी मैं वीडियो डालूंगा जो हमारे गेस के अनुसार होगा कि भाई अगला एग्ज़ाम में कैसा पूछेगा या इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, इस टाइप का। तो इंतज़ार अभी कीजिए, अभी टाइम है, 2 महीने का भी समय है, लगभग 1.5 महीना तो खूब बढ़िया से। इसी में पर्व त्यौहार भी है, कुछ तो बीत गया है, कुछ आने वाला है। सबसे बड़ा पर्व लोकतंत्र का जो विधानसभा का चुनाव था वो बीत गया। तो अगर मान लीजिए नहीं भी डलता है वीडियो ऑब्जेक्टिव, तो जितना मैं पढ़ाया हूँ हमें नहीं लगता कि उससे ज़्यादा कुछ पूछेगा। वो बहुत मैंने एक्स्ट्रा करके मैंने डाल रखा है नॉलेज, और उससे ज़्यादा पूछने नहीं जा रहा है। हालांकि बहुत लोगों की मांग है कि भाई वीडियो से डालिए, तो डालूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी वीडियो डलेगा, और इसके बाद +2 का ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस ये सब स्टार्ट होगा। हाँ, कुछ लोग ये कह रहे थे, अभी आज का एक कमेंट्स किसी का है कि सर थोड़ा और बड़ा लिखिए। बात है कि बड़ा लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, कैमरा नज़दीक करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नज़दीक कैमरा में पूरा बोर्ड आ नहीं पाता है अगर नज़दीक कैमरा किया जाए बहुत। तो दूसरी बात है कि अगर मैं बड़ा लिखूं तो 2-4 प्रश्न में ही बोर्ड भर जाएगा, या 2-4 10 प्रश्न, 5 प्रश्न, 7 प्रश्न में बोर्ड भर जाएगा। चूँकि मैं बोलता भी हूँ आपके समक्ष, मैं प्रश्न भी बोल रहा हूँ, उत्तर भी बोल रहा हूँ, यानी कि ऑप्शन भी बोल रहा हूँ कि ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है, और उत्तर भी बता रहा हूँ कि उसका कौन सा उत्तर है। तो आप वीडियो को रोक कर उसको आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। अभी थोड़ा सा एक दिन कैमरा, मतलब मोबाइल मेरा गिर गया, इसके कारण थोड़ा सा कैमरा में त्रुटि भी आ गई है, एक साइड से थोड़ा धुंधला आ रहा है। कोशिश कर रहा हूँ कि उसे बनवा लूँ, लेकिन इधर बीच स्कूल भी है, ट्यूशन्स भी हैं, और ये सब चीज़ें भी हैं। तो परेशानी है, टाइम कम मिलता है, लेकिन फिर भी इन कम समयों में भी मैंने बहुत मेहनत करके 10th क्लास के लिए सोशल साइंस का 4 बुक अध्याय वाइज मैंने डाला है। तो हमें आशा है कि आप इससे लाभ उठाएंगे, आने वाली पीढ़ी को भी लाभ देने के लिए प्रेरित करेंगे, बताएंगे उनको भी। तो इन्हीं सारी बातों के साथ आज का क्लास मैं समाप्त करता हूं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।